यूनिवर्स से मैं हूं जय। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दृश्यम 2 फिल्म की स्टोरी लाइन एंड सस्पेंस। अगर आपने अभी तक दृश्यम 2 मूवी नहीं देखी है तो आपके लिए वार्निंग है कि मैं यहां पर स्टोरी एंड सस्पेंस रिलेटेड बहुत सारे स्पॉइलर देने वाला हूं, जिसे देख के शायद आप मूवी देखने जाएंगे तो वो सस्पेंस आपके लिए सस्पेंस नहीं रहेगा। सो आई रिक्वेस्ट, पहले ये मूवी देखें फिर ये वीडियो देखें। कहानी जानने से पहले कुछ कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। ये भाई साहब है मिस्टर डेविड ब्रेगेंजा, जो जानते थे कि विजय ने लाश को कहाँ दफनाया है। एक्चुअली उसने लाश को दफनाते हुए तो विजय को नहीं देखा था, पर विजय हाथ में पावड़ा लेकर जब अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन से बाहर रात को 1:30 बजे बाहर आता है तो उस वक्त उसे ये तो पता था कि ये भाई साहब अंदर कुछ कांड करके आए हैं, पर उस वक्त डेविड से भी एक खून हो चुका था तो उसके पास ये सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। एंड देन वो 7 साल के लिए जेल चला जाता है। एंड 7 साल बाद जब जेल से बाहर आकर 1-2 बार विजय से मिलता है एंड लोगों की बातों की कड़ियों को जोड़ता है, तब उसे यकीन होता है कि 7 साल पहले अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन में विजय ने लाश को दफनाया है। अब इनसे मिलिए, ये है शैडो पुलिस जेनी एंड शिव, जो 7 साल से विजय पर नजर रखे हुए हैं और वो भी पड़ोसी बनकर। जेनी इतनी शातिर है, उसने विजय के घर में माइक्रोफोन भी लगाए हुए हैं। अगर ये दोनों ना होते तो विजय की वाइफ नंदिनी लाश के बारे में बात ही ना करती और ना ही ये केस रीओपन होता। इस सबके पीछे ये मास्टरमाइंड है आईजी तरुण, जो मीरा देशमुख के बैचमेट है, यानी तबू के, या फिर जिसका बेटा मर गया था उसकी मॉम, जिसे यकीन था कि ये मर्डर विजय या फिर उसकी किसी फैमिली मेंबर्स ने ही किया है। आईजी तरुण को पुलिस स्टेशन में लाश मिल जाती है। यहाँ पर वो डेविड को पैसे दे देते हैं एंड जेनी एंड शिव की आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है। इन सारी इंफॉर्मेशन बेस पर ऑलमोस्ट केस सॉल्व हो गया था। अब एक्यूज्ड यानी कि विजय का सिर्फ कन्फेशन बाकी था। तरुण वो उसकी फैमिली को टॉर्चर करके गायतुंडे की हेल्प से कन्फेशन भी ले लेता है एंड विजय सालगांवकर को कोर्ट में पेश किया जाता है। अब होती है असली दृश्यम शुरू। आगे बढ़ने से पहले ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जिसकी मदद से या जिसका इस्तेमाल करके विजय सबको चौंका देता है। इन भाई साहब को मिलिए। यह है फिल्म राइटर कम डायरेक्टर मिस्टर मुराद अली। विजय इनसे मिलता है एंड फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुनाता है, जो मुराद अली जी को पसंद भी आती है। विजय उसे अपनी ये फिल्म बनाने को कन्विंस भी कर लेता है, पर वो चाहता है कि ये मूवी रियलिस्टिक वे पर आगे बढ़नी चाहिए एंड फिल्म के अंत में हीरो जेल नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली मुराद अली को कहा पता था कि ये कोई फिल्म नहीं, विजय की खुद की जिंदगी है। मुराद अली एक जाने माने डायरेक्टर एंड राइटर थे एंड पुलिस में उसकी अच्छी पहचान थी, तो वो विजय को बताते हैं कि लाश अगर कुछ सालों के बाद पुलिस को मिलती है तो हमारे हीरो के पास क्या क्या रास्ते रह जाते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि ये आइडिया थोड़ा रिस्की है, पर वो तो विजय था जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता था। विजय के कन्फेशन के आधार पर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। यहाँ पर कोर्ट रूम का सीन चलता है एंड दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मुराद अली आईजी तरुण एंड मीरा देशमुख से मिलने जाते हैं, क्योंकि वो टीवी पर न्यूज़ देखते हैं कि विजय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है एंड वो पूरी कहानी समझ जाते हैं। वो बात कर रहे थे तभी गायतुंडे का फोन तरुण को आता है एंड यहाँ कोर्ट रूम में कहानी बदल चुकी है, ऐसा वो फोन में कहता है, क्योंकि विजय की वकील मैडम जज साहब को बताती है कि पुलिस स्टेशन में लाश मिलना एंड विजय को फंसाना कोई रियलिटी नहीं, पर फिक्शन बुक दृश्यम से यह कहानी उठाई गई है, जिसके राइटर है मिस्टर मुराद अली। अब एक बात समझते हैं, विजय अपना नाम बदल के मुराद अली को मिलता है, जो राइटर कम डायरेक्टर थे। कहानी चोरी ना हो जाए ऐसा बहाना करके कुछ कॉपी प्रिंट करता है। कहानी विजय की लाइफ की थी, जो सिर्फ
विजय को पता था, मुराद अली को नहीं। यहाँ पे बुक प्रिंट मुराद अली के नाम से हुई है, तो इस कहानी से विजय को फंसाया जाता है, ऐसा कोर्ट में विजय साबित कर देता है। चलिए, ये तो बात हो गई विजय के कन्फेशन की, पर उस लाश का क्या जो पुलिस स्टेशन में मिली थी। विजय को पता था एक दिन पुलिस को लाश जरूर मिलेगी, तो वो अपने ही खिलाफ सबूत कलेक्ट करने लगा ताकि वो मिले हुए सबूत को भी मिटा सके। सैम की बॉडी पुलिस स्टेशन में दफनाने के बाद वो न्यूज़पेपर में ऐसी बॉडी ढूंढने लगा जिसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई हो एंड जो सैम की उम्र का ही हो। एक दिन उसकी तलाश खत्म हुई एंड उसने देखा तो जो बॉडी उसे चाहिए थी वो चर्च के पास एक कब्रिस्तान में दफनाई जा रही थी। उसने ये भी पता लगाया कि ये बॉडी कंकाल या फिर स्केलेटन कब तक बनती है। उसने बॉडी के कंकाल होने का इंतजार किया एंड चर्च के साथ कब्रिस्तान में काम करते हुए एक आदमी से उसने दोस्ती बढ़ाई। वो आदमी जिसका नाम सेवियो है वो गरीब था और उसको एक बेटी भी थी। विजय पैसे देकर उस आदमी की एंड उसकी बेटी को पढ़ाने में और उसकी शादी कराने में बहुत मदद करता है। सेवियो पर विजय का बहुत बड़ा एहसान था, इसीलिए जब विजय वो बॉडी मांगता है तो सेवियो उसे मना नहीं कर पाता एंड सेवियो अपनी दोस्ती का ऋण अदा करता है। अब बारी थी मेडिकल कॉलेज से सैम की बॉडी को बदलने की। मुराद अली से अनजाने में विजय ये इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है कि मेडिकल कॉलेज में बॉडी का डीएनए टेस्ट सिर्फ दिन में होता है, रात को नहीं। अब इस भाई साहब से मिलिए, ये है विजय की आखिरी चाल। वैसे तो ये मेडिकल कॉलेज के गार्ड है, पर इस भाई साहब को एक्टिंग का बड़ा शौक है। बात फैल चुकी थी कि विजय एक फिल्म बनाने जा रहा है, तो ये गार्ड भाई साहब इस लालच में आ गए कि विजय उसकी फिल्म में इसे कास्ट जरूर करेगा। ये गार्ड भी विजय का दोस्त बन जाता है एंड विजय जाम लड़ाने के बहाने रात को मेडिकल कॉलेज जाता है एंड जब ये गार्ड शराब पी के सो जाता है तब विजय बॉडी चेंज कर लेता है। सैम की बॉडी की कुछ अस्थियों को बाकी रखकर बॉडी के सारे कंकाल को विजय एसिड से जला देता है। अब विजय के सामने कोई एविडेंस नहीं थे। कोर्ट उसके सामने लगाए हुए सारे इल्जाम को गलत बताते हुए विजय को रिहा करती है। विजय की एडवोकेट कोर्ट को यह भी रिक्वेस्ट करती है कि अब इस मामले में विजय या फिर उसकी फैमिली को परेशान ना किया जाए। फिल्म के क्लाइमैक्स में हमें दिखाया जाता है कि विजय सैम की अस्थियां देशमुख फैमिली के गार्डन में रख देता है। मीरा एंड उसका हस्बैंड अस्थि विसर्जन करते हैं, तब विजय उसे चुपके से देख रहा होता है। इससे हमें यह अंदाजा जरूर लग जाता है कि एक्चुअली देशमुख फैमिली उस पर नहीं और आईजी तरुण उस पर नहीं, पर विजय उन सब पर नजर बनाए हुए था। तो मुझे ये फिल्म पर्सनली बहुत पसंद आई। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना एंड अगर दृश्यम थी आती है तो उसका कंसेप्ट क्या रहेगा आप ये हमें कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।